हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स आज जो अब स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स, तो चाहे एचएससी मेंस का पेपर हो या हरियाणा ग्रुप डी का पेपर हो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने एक ले आए हैं। अब इसको जो है रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? आंसर है अशोक का दादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखिए, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद महाराज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। हरियाणा में अशोक आंदोलन कब आया था? 1930। इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो फरीदाबाद यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कर दो, क्योंकि फ्रेंड्स राखीगढ़ी, बनावली, दौलतपुर ये हड़प्पा के ही एक पार्ट है, लेकिन फरीदाबाद एक जिला है फ्रेंड्स। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले से? तो रोहतक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुग्राम को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? तो ये आपका रहेगा द्रोणाचार्य महाराज जी। वैदिक देवता भैरव का विकास किस देवता से माना जाता है? रुद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1500 दूसरी फ्रेंड्स 1556 करेक्ट आंसर रहेगा। पूरी डेट बता दूँ आपको, 5 नवंबर 1556 इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। और अगर तीसरा पूछे 14 जनवरी 1761 को। पहला फ्रेंड्स कब होगा? 21 अप्रैल 1526 में। हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद जिला किस जिले से काट कर बनाया गया? तो गुड़गांव से काट के बनाया गया फ्रेंड्स। और कहता है 15 अगस्त 1969 को गुड़गांव जिले से एक नया जिला फरीदाबाद बना था। तो फ्रेंड्स अगर आपसे फरीदाबाद पूछा है तो 1979, और अगर आपसे फतेहाबाद पूछे तो 1997। ठीक है, याद रहे। 1967 में जींद तहसील का किन दो तहसीलों में बंटवारा किया गया? तो जींद और सफीदों में। हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला कौन है? तो अमरिंदर कौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, देखिए रत्नावली किसने लिखी थी? तो ये हर्षवर्धन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये रहेगा आपका अम्बाला में। ठीक है, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर कौशिक, अम्बाला। 1919 में सब रॉयल एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? तो ये रहेगा आपका अम्बाला में। हरियाणा में हर्षवर्धनकालीन ताम मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सोनीपत इसका करेक्ट आंसर है। चीनी यात्री हेन सांग किन सम्राट के समय शासनकाल में हरियाणा में आया था? हर्षवर्धन के समय से करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? तो फ्रेंड्स ये रहेगा मराठा शासक के बीच हुई थी। 14 जनवरी 1761 को हुई थी। युद्ध में क्या है? युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाव के बीच। इसमें मराठा जो सदाशिव राव भाव हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था फ्रेंड्स। और एक फ्रेंड्स यहाँ पे कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस युद्ध में भील जाति प्रमुख इब्राहिम खान मोदी ने मराठों का ही साथ दिया था। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया, तो ये रहेगा नाहर सिंह। बल्लभगढ़ फरीदाबाद का अंतिम राजा था जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया। यह हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी भी थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की संबंधी राखीगढ़ी हिसार में है फ्रेंड्स, ये तो पता ही आपको। हरियाणा में 18 की क्रांति का बीज कहाँ शुरू हुआ था? तो अम्बाला कैंट से स्टार्ट हुआ था। हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो RS बिष्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 में। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये रहेगा आपका जाट का विद्रोह, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो ये 1014 में किया था फ्रेंड्स। निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर इन 1398 में आक्रमण किया गया था? तो तैमूर 1398 हरियाणा के किस नगर में? तो प्रोक्सवी यानी सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, प्रोक्सवी पर। चीन यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के समय आया था फ्रेंड। देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए फ्रेंड। देखिए, चीन यात्री हेनसांग राजा हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। हेनसांग एक दार्शनिक था और घुमक्कड़ अनुवादक था। इसका जन्म 602 ईस्वी में और चीन के लुयांग स्थान पर हुआ था। 609 मतलब 6 अप्रैल 609 से 5 फरवरी 664 ये इसका फ्रेंड्स जो है टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, मृत्यु पूछी जाए अगर हेनसांग की तो आप बताओगे 664 में मृत्यु होगी थी फ्रेंड्स।
नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो श्री बाबू आनंद स्वरूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो नारनौल और रेवाड़ी में। खिलाफत आंदोलन का विरोध कैसे हुआ? उपरोक्त सभी, मतलब स्कूल में पढ़ना छोड़ दिया, सरकारी सामान वापस कर दिए, खिलाफ कमेटी बना दी, ये सभी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? तो ये आपका फ्रेंड रहेगा तराइन के युद्ध में हराया था फ्रेंड्स। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये कहते हैं 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, 590 में हर्षवर्धन का जन्म हुआ और 606 में हर्षवर्धन राजा बन गए। नेक्स्ट देखिए, राजश्री की शादी किसके साथ हुई थी? तो ये रहेगा ग्रह वर्मा। बोधि वृक्ष किसने कटवा दिया? तो शशांक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बाण भट्ट की रचना क्या थी? तो हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन कुंभ के मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी फ्रेंड्स। हेनसांग की पुस्तक सीयू की। यात्री का राजकुमार किसे कहा गया है? तो ये हेनसांग को कहा गया फ्रेंड्स। थोड़ा सा फ्रेंड्स को पढ़ लीजिए, देखिए क्या कहता है। राजा हर्षवर्धन के साथ हूण जाति भारत पर आक्रमण। राजा हर्षवर्धन के साथ हूण जाति ने भारत पर आक्रमण किया था। यशोमती क्या है? यशोमती प्रभाकर वर्धन के साथ सती हो गई थी। पुलकेशिन द्वितीय 634 और 35 में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। इसमें हर्षवर्धन की हार हो गई। इस युद्ध की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का ही राजा था। महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स ये रहेगा थानेसर। दूसरी कन्नौज। कन्नौज को फ्रेंड्स कन्याकुंज के नाम से भी जानते हैं। अभी जो आपका सीट का पेपर हुआ था उसमें कन्नौज को कंफ्यूज करके लिखा हुआ था कन्याकुंज, तो कई बच्चों का भी गलत हो गया। कन्याकुंज वो उस समय समझ नहीं पाए, या आपको पता है टाइम कम होता है और ऊपर से फिर पेपर का प्रेशर होता है तो इतना ध्यान नहीं जा पाता, लेकिन कन्याकुंज का मतलब था कन्नौज। महाराजा हर्षवर्धन के बाद कौन सा वंश आया था? तो ये गुर्जर प्रत्याश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647। राजा मिहिर भोज का शासन काल कब से कब तक था? तो फ्रेंड्स इसका कब से कब तक रहेगा? 836 से 885, राजा मिहिर भोज। नेक्स्ट देखिए, सूर्यकुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो अनंगपाल द्वितीय का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 1014 ईस्वी में गजनवी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता, उस समय मतलब थानेसर का राजा कौन था? अरे फ्रेंड्स कैसे आप लोग? तो फ्रेंड्स आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे फ्रेंड्स वो करेंगे मुगल साम्राज्य, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट HSC ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, HSC मेंस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स तो आपको पता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर सारे पेपर के क्वेश्चन जो है सर फ्रेंड्स वो इसमें कराए जा रहे हैं। पहले मैं आपको जो है एक बार ये दिखाया था, हमने कौन से कंटेंट कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमने इससे पहले संगम युग दक्षिण भारत के राज्य कंप्लीट किए, मध्यकाल भारत हमने स्टार्ट कर दिया था, सल्तनत काल हमने यहाँ का कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारे पास है मुगल साम्राज्य, ठीक है। चलिए तो टाइम को ना वेस्ट करते हो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1615 में आया था फ्रेंड्स, ठीक है। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली कब शुरू की थी? तो ये 1571। अकबर ने मनसबदारी प्रथा 1571 में स्टार्ट की थी फ्रेंड्स। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो ये रहेगा आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य। कौन सा फ्रेंड्स? हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई संबंध है किससे? तो ये आपका रहेगा सलारगंज गेट पानीपत, इसका कालम्ब फ्रेंड्स, ठीक है, कालम्ब रहेगा फ्रेंड्स। पानीपत की तीसरी लड़ाई संबंध स्थान क्या है? कालम्ब जो पानीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एवं थोड़ा इसको फ्रेंड्स थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। देखिए क्या था, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में कालाअंब स्थान पर हुआ था। कालाअंब पानीपत से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। यहीं पर सदाशिवराव ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था और ये युद्ध 1761 में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है।
14 जनवरी 1761 जो है युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध कालम्ब में लड़ा गया था फ्रेंड्स। भक्त व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? तो अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 26 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में प्रसिद्ध युद्ध का क्या नाम था? जो बाबर और इब्राहिम वो था पानीपत का युद्ध फ्रेंड्स, ठीक है। किसने इलाहाबाद शहर की स्थापना की थी? तो ये रहेगा आपका अकबर ने इलाहाबाद शहर की स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड्स। 1574 में क्या हुआ था देखिए, कहता है अकबर ने संगम के घाट पर एक वृहत दुर्ग का निर्माण करवाया था 1574 में। इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयागराज है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्र नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है। इनमें से कौन अशिक्षित था, मतलब अनपढ़ था? तो अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने 1540 में किस मुगल शासक को भारत से भगाने को विवश किया? तो ये हुमायूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी ने 1540 में चौसा के युद्ध के दौरान मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर उन्हें भगाने पर विवश कर दिया था। शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की थी। अत्याचारी बैरम खां किसका संरक्षण और सलाहकार? तो ये इसका अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरम खां अकबर के वजीर थे, वह तुर्किस्तान से आए थे। बैरम खां 13 वर्ष अकबर के शिक्षक तथा अभिभावक थे। वह खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित थे। बैरम खां की सहायता से मुगल सेना ने पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू की सेना को पराजित किया था। अकबर डैश का पुत्र था? अकबर हुमायूं का पुत्र था फ्रेंड्स। टोडरमल ने किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भू राजस्व की शुरुआत की थी? अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों को भारत में शासन करने का सही क्रम में बताना है फ्रेंड्स। सबसे पहले कौन आया, फिर कौन, इस हिसाब से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कौन आया, इसका करेक्ट आंसर बताइए। सबसे पहले आपका इल्तुतमिश रहेगा, इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, लास्ट में अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, शेरशाह सूरी 40 से 45 से 5 साल, अकबर 56 से 1605, 1556 1605, और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, इल्तुतमिश 1211 से 1236। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? इसका हेमचंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये रहेगा आपका बहादुर शाह द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पढ़िए, देखिए कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही है, हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये पानीपत में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। डैश की सहायता बाबर द्वारा 26 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान की शासन पर विजय की स्मृति में की गई थी। काबली बाग मस्जिद की स्थापना बाबर ने 1940 में 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद उसकी याद में बनाया था फ्रेंड्स। मतलब एक जो है काबली बाग की स्थापना की थी। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था? तो फ्रेंड्स ये था जहांगीर। देखिए जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 को खोला था। 1608 में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ लेकर सूरत आया था। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, 1608 में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ लेकर सूरत आया था। इस कारखाने में रजाई, गद्दे और कपड़े बनाए जाते थे। जहांगीर ने रणनीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाज़त दी थी। सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो इसका अकबर इसका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स। महाराणा प्रताप डैश के ऐतिहासिक युद्धों में मुगलों के खिलाफ लड़े थे? तो ये हल्दी घाटी का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप सिसोदिया राजपूत वंश के राजा थे। उन्होंने मुगल के सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मुगलों को कई बार युद्ध में हराया और हल्दी घाटी का 1576 में हुआ था फ्रेंड। 18 जून 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप और मानसिंह प्रथम के बीच में हुआ था। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो इसका रहेगा हेमचंद्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए हेमचंद्र विक्रम हिंदू सम्राट थे। उन्होंने आदिल शाह सूर्यवंशी के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया।
5 नवंबर 1556 को अकबर और हुमायूं के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। हेमू हार गया था इसमें। उन्होंने 22 तूफानी विजयों के बाद अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। सिंही गांव को किस संत के नाम जाना जाता है? तो संत सूरदास बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जवाबित का संबंध किससे था? तो ये रहेगा राज्य कानून से। किससे फ्रेंड? राज्य कानून से। इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या आंसर फ्रेंड? पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए क्या तो क्वेश्चन कहता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जब्ती प्रणाली किसने शुरू की थी? तो फ्रेंड्स ये आपको पता है जब्ती प्रणाली राजा टोडरमल ने शुरू की थी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक बार आप ये पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए अंतिम लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध होता 21 अप्रैल 26 में, जिसमें लोधी मारा गया था फ्रेंड्स। फिर खानवा का युद्ध हुआ था 27 में, ठीक है, 1 साल बाद 17 मार्च। बाबर राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध फिर 28, 1 साल बाद बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। फिर घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया था। जब्ती प्रणाली किसने शुरू की थी? राजा टोडरमल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, एक और देख लीजिए फ्रेंड्स आप। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें बाबर जीत गए थे। घाघरा का युद्ध 29 में हुआ था बाबर अफगान के, बाबर फिर से जीत गए थे फ्रेंड्स। किस मुगल सम्राट ने पातशाह की उपाधि धारण की थी? तो इसका बाबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध में प्राप्त की थी? तो यह खानवा का युद्ध। बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध में प्राप्त की थी? खानवा का युद्ध में गाजी की उपाधि प्राप्त की थी फ्रेंड्स। किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की? शेरशाह की उपाधि धारण की, तो ये रहेगा चौसा का युद्ध, 1540 में हुआ था फ्रेंड्स। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने फिर हुमायूं को हरा दिया और उस राज्य पर अधिकार कर लिया था फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए 39 में हुमायूं शेर खां के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद शेर खान ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और शेर शाह की उपाधि धारण की। 39 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने फिर हुमायूं को हरा दिया, उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद किस मुगल शासक के कार्यकाल बनाई गई थी फ्रेंड्स? तो इसका आंसर रहेगा आपका बाबर। अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद किस मुगल शासक की? तो इसका बाबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक द्वारा आराम बाग बनवाया गया था? तो बाबर ने जो है आराम बाग की स्थापना की थी फ्रेंड्स। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये रहेगा 1530 में। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स अभी बताया था आपको, पानीपत का पहले युद्ध 26 में, खानवा का युद्ध 27 में, चंदेरी का 28 में, घाघरा का युद्ध 1529 में फ्रेंड्स। बाबर के बाद निम्न में से मुगल शासक कौन बना? तो जैसे ही बाबर की मृत्यु फ्रेंड्स, फिर उनका जो बेटा हुमायूं जो है राजा बना था। देखिए बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र जो था 30 दिसंबर 30 को नसीरुद्दीन हुमायूं भारत का मुगल शासक बना था। कब बना था? 30 दिसंबर 1530 को। मुगल शासक बनने से पहले वह हिसार, फिरोजाबाद और उसके पद संभल का जागीरदार भी था। 1539 में वह शेर खां से चौसा का युद्ध हार गया। 40 में कन्नौज के युद्ध में शेर खान ने शेरशाह सूरी ने उसे फिर हरा दिया और उस राज्य पर पूरा कब्जा कर लिया। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था फ्रेंड्स? तो फिर इसका आंसर रहेगा कन्नौज को 1540 में लड़ा गया था। देखिए कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के परिणामस्वरूप 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी द्वारा पराजित हुआ था। इस तरह एक पहला बिहारी मुसलमान दिल्ली गद्दी पर बैठा, क्योंकि बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। एक बार दोबारा देखिए फ्रेंड्स, कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के हुमायूं 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी द्वारा हार गया। इस तरह पहला बिहारी मुसलमान दिल्ली गद्दी पर बैठा, क्योंकि बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया।
भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये रहेगा अकबर ने की थी फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये रहेगा तुलुगमा प्रथा। क्या था फ्रेंड्स? तुलुगमा प्रथा। देखिए कहता है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। 12 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने हुई। दोनों के मध्य युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल को हुआ। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था फ्रेंड्स। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये रहेगा आपका आंसर कंधार फ्रेंड्स। कहता है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका आंसर है कंधार, इसका करेक्ट आंसर है। मन सबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका आंसर रहेगा मंगोलिया से। मन सबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? मंगोलिया, इसका करेक्ट आंसर है। किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि? तो हॉकिंस, इसका करेक्ट आंसर है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को कहा जाता है फ्रेंड्स। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो फ्रेंड्स ये रहेगा आपका आंसर मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है? तो इसका रहेगा SR शर्मा। डॉक्टर SR शर्मा ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो इसका आंसर है मुर्शीद कुली खान। क्वेश्चन क्या है? कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो ये था मुर्शीद कुली खान। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध सही क्रम में करने हैं आपको। तो फ्रेंड्स सबसे देवरा का, फिर चौसा का और फिर कन्नौज का युद्ध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं एडवांस। देखिए कहता है हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध का विवरण इस प्रकार से है। देवरा का युद्ध हुमायूं की सेना और महमूद लोदी के सेना के बीच 1532 में लड़ा गया था फ्रेंड्स। तो देवरा का युद्ध 1532 में हुआ था और किस हुमायूं की सेना और महमूद लोदी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। चौसा का 39 में हुआ था, शेर खां हुमायूं के बीच में हुआ था फ्रेंड्स। और कन्नौज या बिलग्राम का 40 में हुआ था। इसमें हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो इसका रहेगा आपका अहमदनगर। क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो अहमदनगर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। औरंगजेब ने, ये कुछ फ्रेंड्स विचार है, मतलब कुछ कथन है जिसको आपको बताना है कौन सा सही है। औरंगजेब ने सजदे पर प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब ने सिक्के पर कलमा के उत्कीर्ण को प्रोत्साहित किया। तो फ्रेंड्स आपको बताना सिर्फ केवल एक इसका करेक्ट आंसर है कि औरंगजेब ने सजदा जो प्रथा थी फ्रेंड्स, जो था सिर झुका के राजा को सलाम करना, तो औरंगजेब ने जो है उस प्रथा को समाप्त कर दिया था फ्रेंड्स। और जो सजदा प्रथा है वो किसने? बलबन ने चलाया था फ्रेंड्स। बलबन ने फ्रेंड्स 2 प्रथाएं चलाई थी, एक पाबोस और सजदा। पाबोस क्या था? घुटनों के बल बैठकर फिर पेट के बल लेटकर राजा को सलाम करना। और सिजदा क्या था? कि सिर झुका करके राजा को सलाम करना। तो इन प्रथा को जो है औरंगजेब ने समाप्त कर दिया। मुगल काल के संदर्भ में शब्द हासिल से क्या अभिप्राय है? तो भूमि से वसूला गया, एकत्रित किया गया वास्तविक राशि, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शेरशाह के प्रशासन की सबसे निचली इकाई का क्या नाम था? तो ये था जागीर। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से शेरशाह के प्रशासन की सबसे निचली इकाई का क्या नाम था? सबसे निचली इकाई का नाम था फ्रेंड्स वो था जागीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विरजी बोहरा
मल्लेचेट्टी और अब्दुल गफूर बोहरा की गिनती किस में होती है? तो ये मुग़ल काल के सबसे अमीर व्यापारी थे फ्रेंड्स, मतलब मुग़ल काल के सबसे कौन कौन से? विरजी बोहरा, मल्लेचेट्टी और अब्दुल गफूर बोहरा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? तो फ्रेंड्स फिर से आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप डी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर जो हरियाणा मेंस की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन को रिवीजन कराई जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक जो हम कवर करेंगे महाजनपद काल, मगध का उदय और मौर्य साम्राज्य। कल हमने किया था वैदिक सभ्यता, कल फ्रेंड्स हमने जो है ये ख़त्म कर दी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मत्स्य माँ जनपद की राजधानी का क्या नाम था? विराटनगर। मत्स्य माँ जनपद की राजधानी क्या नाम था फ्रेंड्स? विराटनगर, ठीक है। चलिए, मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? तो ये रहेगा आपका पाटलिपुत्र में। मगध की राजधानी को किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? पाटलिपुत्र में। मौर्य स्तंभ राजधानी, जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है, कहाँ पाई जाती है? तो सारनाथ में पाई जाती है। कहाँ फ्रेंड्स? सारनाथ में। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस समय में हुआ था? तो ये आपका हुआ था कुमारगुप्त के टाइम में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पटना के पास लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण गुप्त काल के शासक कुमारगुप्त के समय में हुआ था। 2016 में इसे विश्व विरासत स्थल की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो ये रहेगा, जो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहदत्त, इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। देखिए, बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी तथा शुंग वंश की नींव रखी। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मणवादी था, उसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन भी कराया था। शुंग वंश के मगध पर शासन करने से पूर्व किस राजवंश का शासन था? तो शुंग वंश से पहले पूछा फ्रेंड्स, तो रहेगा मौर्य वंश। क्या रहेगा फ्रेंड्स? मौर्य वंश। शुंग वंश के मगध पर शासन करने से पूर्व किस राजवंश का शासन था? तो मौर्य वंश का शासन था। महाजनपद काल में 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? तो वो रहेगा आपके पास मगध। क्या रहेगा फ्रेंड्स? महाजनपद काल में 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो कौन था? वो था मगध। मगध के किस शासक को पितृ हंता के नाम से जाना जाता है? तो ये अजातशत्रु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाजनपद काल में पाटलिपुत्र की नींव किसने रखी? तो ये रखी अजातशत्रु ने। मौर्य वंश से पहले मगध में किस राजवंश का शासन था? तो ये था नंद वंश का। किसका था फ्रेंड्स? मौर्य वंश से पहले किसका था? नंद वंश का शासक था। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के तट पर युद्ध किया था? तो फ्रेंड्स ये रहेगा आपका झेलम नदी के तट पर किया था, 326 ईस्वी में किया था। महाजनपद काल में किस साम्राज्य द्वारा पहली बार युद्ध में हाथी का प्रयोग किया गया? तो इसका आपका आंसर होगा मगध, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका सी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस शासक के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी पर बैठने के लिए की थी? तो ये रहेगा बिंबिसार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाजनपद काल में किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? तो महापद्मानंद को उग्रसेन कहा जाता था। शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये रहेगा फ्रेंड्स आपका आंसर वैशाली में बनाई थी। वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत करवाई थी? तो ये रहेगा बिंबिसार। भारतीय इतिहास में नियमित और स्थानीय सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था फ्रेंड्स? तो वो रहेगा आपका बिंबिसार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिंदुसार के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो ये रहेगा आपका अवंती, इसका करेक्ट आंसर है। अशोक का पहला और अंतिम युद्ध कौन सा था? तो ये रहेगा कलिंग पर आक्रमण। कलिंग पर आक्रमण। अशोक का पहला और अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग पर आक्रमण। चंद्रगुप्त मौर्य को राजकार्य की शिक्षा किसने दी थी? तो ये विष्णुगुप्त, इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य को राजकार्य की शिक्षा किसने दी थी? विष्णुगुप्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था, वह 322 ईसा पूर्व मगध का शासक बना
उसे राजा कार्य राजकार्य की शिक्षा चाणक्य ने विष्णुगुप्त ने दी थी। विष्णुगुप्त को कौटिल्य भी कहा जाता है। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो ये रहेगा पर्सिया का हखामनी आक्रमण। भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? पर्सिया का हखामनी आक्रमण। मगध की राजधानी राजगृह को किस किस के नाम से जाना जाता है? तो ये रहेगा आपका आंसर, गिरिव्रज के नाम से जाना जाता है। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है फ्रेंड्स? तो कुणिक किसको कहा जाता है? अजातशत्रु। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? अजातशत्रु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा पढ़ देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा इसको एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। 493 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु ने अपने पिता बिंदुसार की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। अजातशत्रु ने राज्य विस्तार के लिए युद्ध विजय को अपनाया। अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र उदयन ने ही की थी। किस कारण अशोक को भारतीय इतिहास का सबसे शासक माना जाता है? तो ये होता है धम्म के कारण। क्योंकि फ्रेंड्स जब 261 में अशोक ने एक युद्ध लड़ा था, जिस युद्ध में काफ़ी जो है लोगों की हत्या कर दी गई थी, तो इस युद्ध के कारण उनका बिल्कुल मन बदल गया कि भाई हिंसा करना पाप है। तो उन्होंने इस युद्ध के बाद कोई दूसरा युद्ध नहीं किया और धम्म की नीति अपना ली। धम्म मतलब ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। चंद कैसे आप लोग? तो फ्रेंड्स फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आ चुके हैं। टॉपिक हमारे पास फ्रेंड्स रहेगा आज उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन काल। ठीक है, इससे पहले मैंने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया पहले मैं को बता दूं आपको। हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया फ्रेंड्स वो किया हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और फ्रेंड्स सीईटी मेंस का पेपर हो चाहे आपका ग्रुप डी का पेपर हो, जो भी पेपर है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स सिर्फ कराए जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये करा दिया, पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक ने जारी करवाया था? तो जूनागढ़ अभिलेख फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा रुद्र दामन ने। किसने? रुद्र दामन। ये है क्या? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कहता है यह शिलालेख गिरनार, फ्रेंड्स ये रुद्र दमन नहीं रुद्र दामन है, थोड़ा सा यहाँ पे एरर है। यह शिलालेख गिरनार पर्वत पर स्थित है जो जूनागढ़ के निकट है। ठीक है, निकट स्थित है। यह 130 से 150 ईस्वी के मध्य लिखा गया था। जूनागढ़ शिलाओं पर अशोक के 14 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त के शिलालेख भी सम्मिलित हैं। रुद्र दामन का गिरनार शिलालेख उच्च कोटि के संस्कृत गद्य का स्वरूप प्रकट करता है, जिसमें सुबंधु, दंडी और बाण की गद्य शैली का पूर्ण रूप देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अश्वघोष जो राजा डैश के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित्र लिखी। तो फ्रेंड्स ये आएगा कनिष्क। अश्वघोष राजा जो कनिष्क के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। थोड़ा इसको पढ़ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कहता है अश्वघोष जो राजा कनिष्क के दरबार में रहता था, कनिष्क का राज्यकाल 78 ईस्वी से 125 ईस्वी था। इसी कारण महाकवि अश्वघोष का स्थिति काल भी प्रथम शताब्दी माना जा सकता है। इसने बुद्ध चरित्र लिखी। महाकवि अश्वघोष सम्राट कनिष्क के राजगुरु एवं राजकवि भी थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे है आपके पास भाई सही उत्तर का चयन कीजिए। पुलकेशिन द्वितीय, पुष्यमित्र शुंग, शंकराचार्य और चंद्रबदई। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये कहता है व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, इनका शासन। उसके बाद फिर पुलकेशिन द्वितीय, फिर शंकराचार्य और लास्ट में आपका रहेगा चंद्रबरदाई। ठीक है, थोड़ा सा उसका एडवांस पढ़ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कहता है पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल है जी 185 से 149 ईसा पूर्व। शुंग वंश के संस्थापक थे। इससे पहले वे मौर्य राज्य में सेनापति भी थे। ठीक है, 185 ईसा पूर्व में शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट वीरभद्र मौर्य के अहिंसक नीतियों के कारण उनका वध कर स्वयं को राजा घोषित किया था। अब एक है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो इनका रहेगा 610 से 642। तो सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग, फिर पुलकेशिन द्वितीय, फिर शंकराचार्य और फिर चंद्रबरदाई। तो देखिए एक चालुक्य वंश के राजा थे। शंकराचार्य कौन थे? ये एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की रचना होने का सम्मान प्राप्त है।
पृथ्वीराज रासो हिंदी के सबसे बड़े काव्य ग्रंथ क्या है फ्रेंड्स? पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो, जिसको किसने लिखा है? चंद्र बदाई ने। ठीक है, तो क्या इसका फ्रेंड्स, इसके क्या बनेगा? इसका बनेगा सबसे पहले आपका पुष्यमित्र शुंग, फिर आपका पुलकेशिन द्वितीय, फिर शंकराचार्य और लास्ट में चंद्रबरदई। अच्छा, कनिष्क किसका अनुसरण करते थे? तो रहेगा बौद्ध धर्म का। किसका फ्रेंड्स? कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे। देखिए, कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे। कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध परिषद की संरक्षण की थी। कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध परिषद की संरक्षण की थी। यह परिषद कश्मीर में हुई थी। कनिष्क प्रथम की स्वर्ण मुद्रा में गौतम बुद्ध को भी दिखाया गया है। हर्षवर्धन को किसने हराया था, मतलब किसने पराजित किया था? तो ये रहेगा पुलकेशिन द्वितीय ने। कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा है? तो ये रहेगा हर्ष चरित आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने हर्षचरित ग्रंथ में किया है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के लेखक और कवि थे। वे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे। बाणभट्ट द्वारा लिखे 2 प्रमुख ग्रंथ हर्षचरित तथा कादम्बरी है। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक डैश लिखा है, तो ये है नागानंदम। क्या है फ्रेंड्स? नागानंद। देखो, हर्षवर्धन एक प्रमुख नाटककार थे। उन्होंने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका और संस्कृत जैसे साहित्य के प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। हर्षवर्धन स्वयं पंडित भी थे। वह वीणा बजाने में निपुण थे। तो इसका क्या फ्रेंड्स? देखिए, राजा हर्षवर्धन एक प्रसिद्ध नाटक लिखा, जिसका क्या नाम था? नागानंद। क्या था? नागानंद। हर्षवर्धन ने क्या लिखा फ्रेंड्स? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। हेनसांग किसके शासन के दौरान आया था? तो हर्षवर्धन के समय में आया था फ्रेंड्स हेनसांग। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए। देखिए, हेनसांग हर्षवर्धन शासनकाल में आया था। 634-635 ईस्वी में भारत आया था। वह भारत में लगभग 15 साल तक रहा। हेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक सीयूकी में अपनी यात्रा में उन्होंने हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संस्कृति का सुंदर वर्णन भी किया है। हर्षचरित किसने लिखा? तो हर्षचरित लिखा आपका बाणभट्ट ने। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि भी थे। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के कवि और लेखक थे। इन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ भी हैं, हर्षचरित तथा कादम्बरी, तथा बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। यानी हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा है। कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, दुनिया का पहला उपन्यास कौन सा था? तो उसका रहेगा कादम्बरी। और हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये रहेगा आपका कादम्बरी, इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है? तो फ्रेंड्स, बाणभट्ट की रचना इसमें कौन सा रहेगा आपका? हर्षचरित। क्या रहेगा फ्रेंड्स? हर्षचरित। ठीक है, देखिए, जो सूरसागर है फ्रेंड्स, वो किसका है? वो तो आपको फ्रेंड्स सूरदास, क्योंकि ये पेपर में भी फ्रेंड्स आ चुका है क्वेश्चन। सूरसागर किसका लिखा हुआ है फ्रेंड्स? तो ये रहेगा आपका सूरदास। देखिए, हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित एक ग्रंथ है और यह राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र पर आधारित एक रचना है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के लेखक और कवि थे। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरित तथा कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास था। चीनी यात्री हेनसांग ने थानेसर की यात्रा का दौरा किसके शासन के दौरान किया था? तो इसका रहेगा हर्षवर्धन। तो चीनी यात्री हेनसांग ने थानेसर का दौरा किस राजा के समय किया था? इसका रहेगा फ्रेंड्स आपका हर्षवर्धन। इसका तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन फिर से वही रिपीट कर दिया भाई। हेनसांग हर्षवर्धन 634-635 ईस्वी में थानेसर में आया था। 15 साल तक भारत में रहा था। उस समय पुस्तक सीयूकी में जो है भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और का वर्णन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो ये कब की थी? 7वीं शताब्दी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका टॉपिक फ्रेंड्स खत्म हो जाता है। अब नया टॉपिक आपका फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट है, संगम युग और दक्षिण भारत के राज्य और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पुर्तगाली यात्री नुनीज विजयनगर दरबार में कब पहुंचा? तो ये फ्रेंड्स आपका आएगा नुनीज 1535 ईस्वी में पहुंचा था फ्रेंड्स। ठीक है, कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो इसका फ्रेंड्स आपका रहेगा बादामी। चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी? बादामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। चालुक्य का राजधानी शहर था क्या था फ्रेंड्स? तो वो रहेगा आपका बादामी। चालुक्य का राजधानी शहर क्या था? बादामी, इसका ये आंसर हो जाता है। विजयनगर शहर तथा साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो फ्रेंड्स ये आपका आएगा हरिहर राय तथा बुक्का।
कि क्या फ्रेंड्स विजयनगर शहर तथा साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हरिहर राय तथा बुक्का। थोड़ा फ्रेंड्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। देखिए कहता है हरिहर राय तथा उनके भाई बुक्का ने विजयनगर राज्य की नींव डाली थी। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित क्या ये अणगोडी के सामने आमने सामने दो नगर बसाए थे, विजयनगर और विद्यानगर। विजयनगर के सबसे महान एवं बड़े राजा कौन थे? तो वो थे कृष्णदेव राय। कौन थे फ्रेंड्स? कृष्णदेव राय। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन इसके कंटेंट कम है, तो थोड़ा सा और इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थोड़ा इसको आप थोड़ा एडवांस पढ़ लीजिए। भाई ये क्वेश्चन था हमारे पास, कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो उसको तो आप बादामी बताया। देखिए कहता है चालुक्य वंश की राजधानी बादामी थी। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन फर्स्ट ने की थी, 543 में की थी। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। पहली बादामी के चालुक्य, इसे मूल शासक शाखा भी कहा जाता है। दूसरी वेंगी के चालुक्य, इसमें पूर्वी शाखा भी कहा जाता है। और तीसरी थी कल्याणी के चालुक्य, इसे पश्चिमी शाखा भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रहे चालुक्य राजधानी चालुक्य वंश की राजधानी बादामी थी और चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। कब की थी? 543 में की थी फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा इसको पढ़ ली। देखिए चालुक्य प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। इनकी राजधानी बादामी थी। इसकी स्थापना पुलकेशिन एक ने 543 में की थी। यह वर्तमान समय के संपूर्ण कर्नाटक, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश, तटीय दक्षिण गुजरात और पश्चिम आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। तो फ्रेंड्स ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स आगे जो फ्रेंड्स हम करेंगे वो करेंगे मध्यकाल भारत। क्या करेंगे फ्रेंड्स? मध्यकाल भारत। और फ्रेंड्स जो भी आप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं याद रहे ये सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स पेपर में बार बार HSC द्वारा पूछे गए हैं। तो फ्रेंड इससे बाहर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता। तो इसी को आप फ्रेंड्स बाकायदा कि आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो, आप जो आपने पढ़ा उसको ही कई बार पढ़ो, ठीक है ना, तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स कुछ दिनों बाद फिर से आ गए हैं, काफ़ी दिनों बाद आए फ्रेंड्स। तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। अभी हम करेंगे इम्पोर्टेंट, वो करेंगे बौद्ध और जैन धर्म के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप डी। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन पिछले साल आ रखे हैं तो वही क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको कराए जा रहे हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स कि HSC के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? तो अहिंसा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है ना, बुद्ध संघ और धम्म तो है लेकिन अहिंसा नहीं है। ठीक है, देखिए अहिंसा जैन धर्म के सिद्धांत में से एक है। जैन धर्म का है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध धम्म संघ है। जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स? वो है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आचार्य और ब्रह्मचार्य। अंतिम सिद्धांत जो महावीर द्वारा लाया गया था, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम सिद्धार्थ ने की थी। जैन धर्म की जो स्थापना है वो ऋषभवेद ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ब्रह्मचार्य जो है वो किन्होंने इसको अपनाया था? तो वो थे महावीर स्वामी जी ने जो है ब्रह्मचार्य को भी जोड़ा था। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? तो इसका है बिहार। बौद्ध धर्म का उद्गम किसको? बिहार को कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा पढ़ ली देखिए। बौद्ध धर्म का उद्गम भारत के प्राचीन शहर में मगध जो बिहार में है हुआ था। महात्मा बुद्ध को बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है? तो इसका है मंजीमणि निकाय और दिव्यावतान, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म के महायान पंथ के संबंध में लिखित में से कौन सा सत्य है? तो फ्रेंड इसका आपके पास है, ये वृत्तर वाहन को संदर्भित करते हैं फ्रेंड्स। है बौद्ध धर्म के महायान पंथ के बारे में कौन सा सत्य है? तो सभी सत्य है फ्रेंड्स। जैसे ये वृत्तर वाहन का संदर्भित करते हैं। बुद्ध की छवि की पूजा इस पंथ की एक महत्वपूर्ण परंपरा रही है। प्रारंभिक अनुयायी को न्यून वाहन कहा जाता था। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था फ्रेंड्स? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। महावीर स्वामी का जन्म स्थल का नाम क्या है? तो ये आपका है वैशाली। क्या आंसर रहेगा इसका? वैशाली। निम्न में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित है? मगध।
क्या इसका करेक्ट आंसर? मगध इसका करेक्ट आंसर है। प्राचीन भारत में बौद्ध द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो इसका है मठों में। प्राचीन भारत में बौद्ध द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मठों में। धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है? तो ये है इसका भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है तप। कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है? तप इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म के ये तप। अजातशत्रु के शासनकाल में किस बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो अजातशत्रु में फ्रेंड्स किसका होगा? ये प्रथम बौद्ध संगति का जो है आयोजन हुआ था फ्रेंड्स। देखिए अजातशत्रु के कार्यकाल में बौद्ध धर्म संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस बौद्ध संगति माता बुद्ध की शिक्षाओं को संकल्पित कर उन्हें सूक्त और विनय नाम से 2 पिटकों में विभक्त किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति किस शासक के कार्यकाल में हुई थी? तो ये रहेगा आपका अशोक। तृतीय अशोक। कौन सी बौद्ध संगति पूर्वी और पश्चिमी बौद्ध भिक्षुओं के मतभेदों को दूर करने के लिए बुलाई गई थी? तो फ्रेंड्स ये रहेगा द्वितीय बौद्ध संगति, है ना। क्वेश्चन कहता है कौन सी बौद्ध संगति पूर्वी और पश्चिमी बौद्ध भिक्षुओं के मतभेदों को दूर करने के लिए बुलाई गई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति। देखिए द्वितीय बौद्ध संगति 383 पूर्व वैशाली कालाशोक के कार्यकाल में की गई थी, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी जो बौद्ध भिक्षुओं का मतभेद को दूर करने के लिए बुलाई गई थी। इसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। इनमें एक संप्रदाय थेरावादी तथा दूसरा महासंघिक था। प्रथम का नेतृत्व महाकच्यायन तथा दूसरे का महाकश्यप ने किया था। विभाषा शास्त्र टीका किस बौद्ध संगति में लिखी गई है? तो इसका आंसर आपका रहेगा डी यानी चतुर्थ इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। इसका चतुर्थ इसका करेक्ट आंसर है। लुम्बिनी माता बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो ये रहेगा आपका जन्म से। गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य उपदेश दिए हैं? तो बी इसका करेक्ट है 4। गौतम बुद्ध को सत्य के दर्शन कितने वर्ष की आयु में हुए थे? तो सत्य के दर्शन फ्रेंड्स कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्राण, ये इसका आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स। महात्मा बुद्ध को सत्य के दर्शन कितने वर्ष में? तो इसका आंसर 35 है फ्रेंड्स। ये आएगा 35 वर्ष की उम्र में जो है इसका गौतम बुद्ध को सत्य के दर्शन की प्राप्ति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। और 42 वर्ष की उम्र में महावीर जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण कहाँ पर त्यागे थे? तो ये रहेगा आपका कुशीनगर में। देखिए महात्मा बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में 483 ईस्वी पूर्व में निर्माण को प्राप्त हुए। इन्हें महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया तथा स्तूपों का निवारण उन्हें सुरक्षित रखा गया। स्तूपों का निवारण कर उन्हें सुरक्षित रखा गया। बुद्ध ने उपदेश देने में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो यह आपका रहेगा पाली भाषा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा था फ्रेंड्स। निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर अशोक ने। निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया? तो इसका अशोक बिल्कुल सही जवाब है। कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्षता में किस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो इसका रहेगा चतुर्थ इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म में घोड़ा महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो इसका गृह त्याग इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा महात्मा बुद्ध के समकालीन थे? तो फ्रेंड्स अजातशत्रु जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? तो हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर। महात्मा महावीर को ज्ञान की प्राप्ति की हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी फ्रेंड्स। जैन धर्म का विभाजन कब हुआ था?
तो फ्रेंड जैन धर्म का विभाजन कब हुआ था? तो 380 ईसा पूर्व में जो जैन धर्म है 2 भागों में बट गया था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। भगवान महावीर का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये आपका रहेगा यशोदा। क्या रहेगा फ्रेंड्स? यशोदा के साथ विवाह हुआ था। निम्नलिखित में से किनका संबंध जैन धर्म से नहीं है? तो इसका रहेगा तथागत। निम्न में से किनका संबंध जैन धर्म से नहीं? तथागत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंडग्राम नामक स्थान का महावीर स्वामी से क्या संबंध है? तो ये आपके पास है, यह उनका जन्म स्थान है। क्या है? जन्म स्थान है फ्रेंड्स। कुंडग्राम नामक स्थान का भगवान महावीर से क्या संबंध था? तो यह उनका जन्म स्थान था। कुंडग्राम क्या था? महावीर स्वामी जी का जन्म स्थान था। भगवान महावीर ने किस आयु में घर को छोड़ दिया था? तो 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया था फ्रेंड्स। और उनको 12 साल लग गए थे सच को जानने में फ्रेंड्स। तो 30 प्लस 12 42 साल की उम्र में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो फ्रेंड्स या तो पता ही है, पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थकर थे। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति कितने साधन बताए हैं? तो इसका 3 करेक्ट है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति कितने साधन थे? तो 3 इसका आंसर करेक्ट है। अब फ्रेंड्स ये क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन क्या था फ्रेंड्स? जैन तीर्थकों और उनके उपदेशों में विश्वास करना। ठीक है। सम्यक ज्ञान था, जैन धर्म उनके सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। चरित्र, जो कुछ जाना जा चुका है उसे करना, मतलब जो भी कुछ हम सीख चुके हैं उसे आम लोगों के जीवन में उतारना। ठीक है फ्रेंड्स। माता बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस शाखा के अंतर्गत हुआ था? तो माता बुद्ध की मूर्ति का जो निर्माण है वो होता महायान के। इसका करेक्ट आंसर रहेगा महायान। निम्न में से कौन सा नाम महावीर के नाम नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, तथागत जो है महावीर के नाम नहीं है, जबकि जिन, निर्गत और अहर्त ये तो माने जाएंगे, लेकिन तथागत इसका आंसर सही हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए तथागत भगवान बुद्ध को कहते हैं फ्रेंड्स। तथागत किसको बोलते हैं? भगवान बुद्ध को कहते हैं। भगवान महावीर को कई नाम से जाना जाता है। निर्गत अर्थात बंधन, जिन का अर्थ होता है मतलब विजेता, अहर्त होता है योग्य। ठीक है। तो तथागत किसका नाम था? महात्मा बुद्ध का नाम था। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, प्रथम जैन संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम जैन संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका आएगा स्थूलभद्र है। क्या आंसर है? स्थूलभद्र 512। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम जैन संगति 380 ईसा पूर्व स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई। प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। इस समय में जैन धर्म तथा सम्मुति विजय के 12 अंगों का संपादन किया गया। इसी समय में जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर 2 भागों में बट गया। जैन धर्म के साहित्य क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा आगम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आगम कहलाते हैं। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो मथुरा और उज्जैन इसका करेक्ट आंसर है। क्या फ्रेंड्स? मथुरा और उज्जैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। अश्वघोष जो राजा डैश के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित्र लिखी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, अश्वघोष जो राजा कनिष्क के दरबार में रहता था, कनिष्क का राज्यकाल जो है 78 से 125 ईस्वी था। इसी कारण महाकवि अश्वघोष का शीतकाल में प्रथम शताब्दी माना जा सकता है। उसने बुद्ध चरित्र लिखी। महाकवि अश्वघोष सम्राट कनिष्क के राजगुरु एवं राजकवि थे। तो क्या था फ्रेंड्स इसमें कि भाई बुद्ध चरित्र लिखी, किसने लिखी? अश्वघोष ने लिखी फ्रेंड्स। ठीक है ना। और महाकवि अश्वघोष सम्राट कनिष्क के राजगुरु राजकवि भी थे फ्रेंड्स। कौन थे राजकवि? अश्वघोष। किस राजा के? कनिष्क के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए अब उसको। एक मिनट फ्रेंड्स, जैन धर्म, बस ये कुछ क्वेश्चन रह गए थे, एक बार इसको भी आप देख ही लेते।
ये रह गए थे फ्रेंड्स। महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस शाखा, ये तो महायान इसका बता दिया फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा नाम महावीर के नाम नहीं, ये भी बता दिया। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता, ये रह गया था। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता हुई, तो इसका आएगा स्थूलभद्र, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। जैन धर्म के साहित्य क्या कहलाते हैं, तो यह सी आगम कहलाते हैं। जैन धर्म साहित्य आगम कहलाते हैं फ्रेंड्स। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन से थे, तो ये थे मथुरा और उज्जैन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।